नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 1947 में और पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बने, तो अपने देश यानी इंडिया के सामने किस तरह की चैलेंजेस थी। तो हमने चैलेंजेस वाले पार्ट को कवर कर लिया ऑलरेडी। अब हम जो आगे का पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन समझेंगे और जो एक तरह से कहें कई सारे स्टेट थे इंडिया में जिनको ब्रिटिश टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से उनकी बॉर्डर को, उनकी बाउंड्री को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। वहाँ पर अब डिमांड उठने लगी थी कि उनको लैंग्वेज के आधार पे यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो उन स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया, उसको लेके क्या चैलेंजेस थी, आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हुआ और दूसरा पार्ट कि जो स्टेट थे इंडिया में उनका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। तो इंटीग्रेशन की बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ही टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे वो ब्रिटिश क्राउन के ही अंदर में एक तरह से कहें कि ब्रिटिश क्राउन के सुप्रीमेसी में रूल कर रहे थे उन एरियाज़ पे जहाँ पर उनका अपना शासन था। जैसे कि आप पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में भी एक तरह से कहें मोनार्किकल सिस्टम था, तो वहाँ पर भी किंग हुआ करते थे। हैदराबाद में निज़ाम हुआ करते थे, मणिपुर में भी किंग हुआ करते थे। तो ये सब ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी के अंडर में अपने आप को उन एरियाज़ में रूल कर रहे थे और इसके बदले में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारी मात्रा में एनुअली पैसे देते थे और इसलिए इनको कई तरह की आज़ादी मिली हुई थी। जो और एरियाज़ में और जो एक तरह से कहें लोगों की चुनी हुई सरकारें थीं, असेंबली थी, प्रोविंशियल असेंबली, वहाँ पर उन लोगों को उतनी आज़ादी नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद में जब एक तरह से कहें 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें ये बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान बन रहे हैं दो कंट्री, तो उसमें ये प्रोविज़न रखा गया कि ये ब्रिटिश क्राउन, ये प्रिंसली स्टेट जो इंडिया में अभी हैं, ये अपने आप को चाहें तो इंडिया में ज्वाइन कर लें, अपने आप को चाहें तो पाकिस्तान में ज्वाइन कर लें, और अगर इनका मन है तो ये मतलब एक तरह से कहीं इंडिपेंडेंस रह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान से अलग। उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो अब इन 565 प्रिंसली स्टेट के सामने कुछ विकल्प थे। विकल्प क्या था? या तो इंडिया को ज्वाइन करें, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और या तो इंडिपेंडेंट रहें। कुछ जो अपने मन से इंडिया को ज्वाइन कर लिए वो तो इंडिया में ज्वाइन हो गए, लेकिन जो नहीं ज्वाइन कर रहे थे उनको उस समय के लीडर्स जो थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, या फिर जवाहरलाल नेहरू हों, या और भी जो बड़े लीडर थे, उन्होंने कोशिश किया कि जो नहीं मान रहे हैं उनको कुछ ऑटोनमी दिया जाए और उसके बदले में ये कहा जाए कि आपको कुछ स्पेशल स्टेटस मिलेगा आज़ादी के बाद में भी, और उसके बदले में उनसे एक तरह से कहें यूनाइटेड इंडिया में उनको ज्वाइन करा लिया गया। कुछ थे जो इसके बावजूद भी नहीं ज्वाइन कर रहे थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के नवाब या फिर हैदराबाद के निज़ाम आ गए। ठीक, ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मणिपुर का भी केस है। मणिपुर में भी किंग जो था वो ज्वाइन नहीं कर रहा था, तो उस बाद में उसको फिर ज्वाइन कराया गया। तो ये चीज़ें हैं। नॉट ऑल द स्टेट बट द पीपल वर आल्सो फ्री टू ज्वाइन द कंट्री। मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में लोगों को तो आज़ादी मिली ही थी कि आप इंडिया में रहें या पाकिस्तान में रहें। प्रिंसली स्टेट को भी आज़ादी मिल गई थी कि आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन करें और चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। जो त्रावणकोर के एक तरह से कहें रूलर थे, या हैदराबाद के निज़ाम थे, या जम्मू कश्मीर का भी यही केस है, तो ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। इन्होंने कहा कि ना हम इंडिया में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हमारी सत्ता जा सकती है, क्योंकि ये सब राजा थे, ये मोनार्किकल सिस्टम था इनका। तो अगर ये इन कंट्रीज़ को ज्वाइन करते तो कल को इलेक्शन होता, और इलेक्शन में ज़रूरी नहीं कि जो आज राजा है वो कल रहे, इसीलिए ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की, इसका अनाउंसमेंट कर दिए।
भोपाल के नवाब भी एक तरह से कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या एक तरह से कहें इंडिया को ज्वाइन करने से अनिच्छुक थे। काफ़ी एक तरह से कहें इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में उस समय की गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही शासन उस समय चल रहा था, तो उनके सामने बहुत ही अजीब किस्म की एक तरह से कहें सिचुएशन थी और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम था उनके सामने, क्योंकि उनको इंडिया की यूनिटी भी बनाए रखनी थी। पार्टीशन हुआ था लोगों का एक तरह से कहें, अगर जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उनको कैंप या और चीज़ें प्रोवाइड कराना, खाने के लिए भोजन प्रोवाइड कराना, और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट था, तो उनके उस डिटर्मिनेशन के राइट को हम छीन नहीं सकते थे क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मिला था। साथ ही साथ हम एक डेमोक्रेटिक पथ पे आगे बढ़ रहे थे, मतलब इतने बड़े कंट्री को हमको यूनाइट भी करना है, लोगों को वेलफेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करानी है। पार्टीशन जो हुआ है उससे हमको टैकल करना है, उस चुनौती से लड़ना है, साथ में हमको एक डेमोक्रेटिक पथ पे आगे बढ़ना है। तो ये सारी कई एक तरह से कहें बहुत ही अजीब तरह की चुनौती थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो उस समय की गवर्नमेंट में थे। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट में जो एक तरह से गवर्नमेंट थी, प्रिंसली स्टेट का मतलब ही होता है कि वो मोनार्किकल सिस्टम होगा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही थी और यही वजह था कि वहाँ के रूलर वो अनिच्छुक थे इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ज्वाइन करने की, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये डेमोक्रेटिक पथ पे आगे बढ़ रहा है, तो कल को आज तो मैं रूलर हूँ, कल को इलेक्शन कराया गया और लोग हमारे खिलाफ वोटिंग कर दिए तो मैं राजा नहीं रहूँगा या मैं रानी नहीं रहूँगी, वो सोच रहे थे। और इसीलिए वो इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ज्वाइन करने से डर रहे थे और इसीलिए वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किए थे। क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, मोनार्किकल सिस्टम में लोगों के पास राइट नहीं होते हैं, तो उनके अगर कोई वो आंदोलन कर रहे हैं तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर वो आते हैं तो कल को वहाँ के लोगों को राइट भी देने पड़ेंगे, उनको कई तरह की और सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, वेलफेयर सर्विसेज, तो इसको लेकर के वो ज्वाइन करने से काफ़ी अनिच्छुक थे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था इस सिचुएशन में। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कठोर कदम उठाया जो उस समय की इंटरिम गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। कैसी डेंजरस? मतलब ये कि एक तरह से जो प्रिंसली स्टेट थे अगर उनको यूनाइट ना किया गया तो ढेर सारे पार्ट में कंट्री बिखर जाएगा और एक तरह से कहें कि जो इतने दिनों से पहले यूनाइटेड इंडिया था, हिंदुस्तान था, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, वो रूल किया, तो इसके बाद में कंट्री पता नहीं कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और कई तरह की सिक्योरिटी के खतरे बढ़ जाते हैं जब कंट्री छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, क्योंकि अकेला एक कंट्री अगर चाइना से लड़ना चाहे या और किसी बड़े कंट्री से लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकता है और उनके आपस में भी संबंध नहीं सही हो सकते हैं। जैसे आज अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो शायद हमारे और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे जो खर्चे हो रहे हैं वो नहीं होते, तो कई तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं जब एक कंट्री को कई पार्ट में तोड़ दिया जाता है और वो वीक भी हो जाता है। कहते हैं ना, यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। तो इसको लेकर के हमारे जो इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर थे वो काफ़ी उनको लग रहा था ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी डेंजरस हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत कठोर कदम उठाया। मुझसे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी उसमें मुस्लिम लीग का भी पार्टिसिपेशन था, क्योंकि पार्टीशन के पहले मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो पार्टिसिपेट किया ही था, लगभग 93 सीट उनको मिली हुई थी। तो उन्होंने सरकार के इस कठोर कदम को अपोज किया और सबसे बड़ी बात इस एक तरह से कहें प्रिंसली स्टेट के जो इंटीग्रेशन का काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया गया वो इंडिया के जो बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर बने बाद में और सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, तो इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा काम जो किया गया वो उनके द्वारा किया गया। वो प्रिंसली स्टेट के रूलर को एक तरह से कहें नेगोशिएट करना, उनके साथ उनको कन्विंस करना,
काफ़ी डिप्लोमेटिक आदमी थे वो। तो उस तरह से वो उनको अपने फेवर में लाना, यानी कि यूनाइटेड इंडिया में या इंडियन यूनियन में उनको शामिल कराना। उन्होंने कैरोट एंड स्टिक का मॉडल अपनाया, ऐसा रामचंद्र गुहा या और कई लोगों का मानना है। मतलब ये कि एक तरफ हम कैरोट मतलब गाजर एंड स्टिक मतलब डंडी, छड़ी। तो कैरोट कई तरह की ऑटोनमी और कई तरह की स्पेशल स्टेटस का लालच दे करके प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट किया गया, और जो नहीं मान रहे थे उनको डंडे से बाई फोर्स, चाहे वो आर्मी को जैसे कि हम देखते हैं हैदराबाद में डिप्लॉय किया गया, या और तरह से बाई फोर्स उनको इंटीग्रेट करा लिया गया इंडिया में। तो वो कैरोट एंड स्टिक का मॉडल अगर ना अपनाया गया होता तो शायद आज इंडिया जैसा है वैसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के सामने और कई तरह के चैलेंजेस होते। गवर्नमेंट का उस समय जो अप्रोच था इन सारी चीज़ों को लेकर के, चाहे प्रिंसली स्टेट को लेकर के कहें या जो चैलेंजेस थे उनसे कैसे गवर्नमेंट निपटना चाहती है, इसको लेके गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, उसमें गवर्नमेंट का जो कंसिडरेशन था उसमें क्या था कि फ्री विल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन यूनियन। गवर्नमेंट भी मान रही थी कि प्रिंसली स्टेट जो हैं उनके पास अपनी फ्री विल है, वो ज्वाइन करें या ना करें। और इसीलिए काफ़ी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर हुआ या हैदराबाद के निज़ाम हुए, इनसे नेगोशिएशन चलता रहा। अदरवाइज़ अगर फ्री विल गवर्नमेंट ना मानती तो इनको बाई फोर्स तुरंत ही अपने अंदर शामिल करा लिया जाता। लेकिन गवर्नमेंट का मानना था कि अगर हम बाई फोर्स हर जगह काम किए तो कल को रिवोल्ट होगा और फिर ये अनस्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर वो बाई चॉइस आते हैं तो एक स्टेबल कंट्री बनेगा और एक तरह से कहें काफ़ी मजबूत देश बनेगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स टू एकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विथ द डिमांड ऑफ द रीजन। ऐसा नहीं है कि सभी को हम स्पेशल स्टेटस देने लगे या सभी को हम ऑटोनॉमी देने लगे। जो लोग जिस तरह से माने, जैसे किसी को जिस तरह का जिससे नेगोशिएशन हुआ उनसे उसी तरह की नेगोशिएशन करके उनको इंडिया में शामिल कराया गया। कोई चाह रहा है कि हमारे यहाँ की जो प्लूरलिटी है उसको एकोमोडेट किया जाए, तो उनकी प्लूरलिटी, जैसे कि मान लीजिए साउथ इंडियन कोई प्रिंसली स्टेट है, वो कह रहा है कि हमारी जो लैंग्वेज है ये हमारे इस स्टेट की लैंग्वेज बनेगी। हम इंडिया में यूनाइट तो हो जाएंगे, इंटीग्रेट तो हो जाएंगे, लेकिन हम हिंदी जो मेजॉरिटी स्पीकिंग है उनको अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो मतलब जिनसे जिस तरह का नेगोशिएशन हो पाया उनसे सरदार पटेल के द्वारा वो नेगोशिएशन किया गया। कोई चाह रहा है कि हम यूनाइटेड इंडिया में कुछ स्पेशल स्टेटस चाहेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ, धारा 370 लगाया गया, वहाँ कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया उनको, या फिर और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर स्पेशल स्टेटस आज भी है। तो जिस तरह से जो माना उनको उसी तरह से मनाया गया। सभी को एक तरह की ऑटोनॉमी, एक तरह का स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रखा गया। उसके बाद में उनकी टेरिटरी के डिमार्केशन को लेके भी काफ़ी कंटेस्टेशन था, काफ़ी एक तरह से कहें डिबेट था कि वो जो प्रिंसली स्टेट हैं उनकी जो एक तरह से बाउंड्री है, जिन एरियाज़ में वो रूल कर रहे हैं उसको लेकर के भी, जिनको आगे अभी हम जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तब समझेंगे। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को 15 अगस्त के पहले ही मान लिए थे, क्योंकि सरदार पटेल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद में ही जब पता चला कि इंडिया को अब आज़ादी मिलने वाली है तभी अपने इस कार्य में लग गए थे। और आज़ादी मतलब अनाउंसमेंट के डेट के पहले ही बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट को यूनाइटेड इंडिया में शामिल करने के लिए मना लिए थे। कुछ थे जो मान नहीं रहे थे, जिसमें जूनागढ़ के नवाब हुए, कश्मीर के राजा हुए, हैदराबाद के नवाब हुए, हैदराबाद के निज़ाम हुए, मणिपुर के राजा हुए। तो इन एरियाज़ को कैसे टैकल किया गया इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लेटर होता था जिसमें ये लिखा होता था कि हाँ, मतलब मैं बाई चॉइस इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहता हूँ, इंटीग्रेट होना चाहता हूँ। तो उसमें किंग जो एक तरह से प्रिंसली स्टेट का हेड होता था वो साइन करता था, और उसके साइन करने के बाद ये मान लिया जाता था कि इंडिया ने बाई फोर्स नहीं शामिल कराया है, उस प्रिंसली स्टेट ने बाई चॉइस मतलब अपने ही मन से शामिल हुआ है वो। तो जूनागढ़ में एक तरह से
एक तरह जूनागढ़ के लोग जो थे वो इंडिया में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन जूनागढ़ का जो राजा था, ठीक, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। तो सरदार पटेल ने कहा कि अगर ऐसी बात है, आप पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे हैं, तो हम प्लेबिसाइट करा लेते हैं, जनमत संग्रह करा लेते हैं। राजा को इतना एहसास नहीं था, सरदार पटेल जानते थे कि अगर हम जनमत संग्रह कराए तो वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी एक तरह से लोग ज़्यादा हैं, और इस बेसिस पे और राजा का शासन भी ज़्यादा सही नहीं था, तो लोग राजा की बात को टाल करके प्लेबिसाइट में यानी कि जनमत संग्रह में इंडिया में ज्वाइन करने के लिए मान गए, और इसीलिए जूनागढ़ को इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया। कश्मीर के राजा जो थे वो उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, लेकिन वो काफ़ी बाद में साइन किए। तो इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, इसको आगे देखेंगे, अगर किसी अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद में भी था, हैदराबाद का नवाब इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, और एक बार तो ये भी था कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। मतलब देखिए, हैदराबाद जो कि इंडिया के एकदम साउथ इंडिया के एकदम हार्ट में है, चारों तरफ से इंडियन यूनियन के पार्ट घेरे हुए हैं, इसके बाद भी वो पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाह रहा है। उस समय ऐसा माना जाता था कि हैदराबाद का जो नवाब था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति था। उसके केसेस अभी भी इंग्लैंड में चल रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के। तो हैदराबाद के नवाब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहें सप्रेशन करता था अपने यहाँ के लोगों का, तो वायलेंस भारी स्तर पे बढ़ गया जब वो ये अनाउंसमेंट किया कि ऑटोनोमस रहना चाहते हैं, इंडिया में शामिल नहीं होंगे। तो एक तरह से कहें जो विद्रोही लोग थे वो सामने आए उसके अगेंस्ट में राजा के, और उनको सप्रेस करने के लिए राजा के अपने जो सिपाही होते थे उनको राजकार बोला जाता था, वो लगा दिया उन लोगों पर। और इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सरदार पटेल और नेहरू जो थे या और लोग जो थे, उन्होंने आर्म फोर्सेस को हैदराबाद में डिप्लॉय किया, और आर्म फोर्सेस और जो वहाँ की उनकी पुलिस थी राजा निज़ाम की, उनके बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ, और इसके बाद में लगभग एक सप्ताह तक चला, और फिर फाइनली इंडियन आर्म फोर्सेस जीतती हैं, और वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट हैदराबाद को इंटीग्रेट कर लेता है। यही हाल मणिपुर का, लगभग ये हाल नहीं है, मणिपुर में जो राजा था वहाँ भी प्रिंसली स्टेट वो भी था। तो मणिपुर के राजा अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, उसका भी केस थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। उसको मना लिया गया राजा को कि आप शामिल हो जाइए, उससे साइन भी करा लिया गया, लेकिन वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंशियल असेंबली जो थी, उससे पूछा नहीं गया, और इससे लोग भड़क गए। तो अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं हैदराबाद का केस। तो हैदराबाद में हैदराबाद जो उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, वो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसमें सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हैदराबाद था। वहाँ पर जो रूल किया जा रहा था वो निज़ाम नाम एक तरह से कहते थे उसको, जैसे कहीं राजा, कहीं रानी, तो कहीं पर कुछ इसी तरह से, वो भी किंग ही था एक तरह से, उसको निज़ाम कहते थे। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, तो वो इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था, और उसने इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया नवंबर 1947 में। यानी कि आज़ादी मिल गई थी हमको अगस्त में, 15 अगस्त को। उसके बाद में भी अभी ये ज्वाइन नहीं किया, जैसा कि हम बताएं कि 15 अगस्त तक ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट ज्वाइन कर लिए थे, कुछ नहीं ज्वाइन किए थे, उसमें से ये एक था। और नवंबर तक बात चलती रही ऐसे नेगोशिएशन, कुछ नहीं हुआ। नवंबर में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया कि हम जैसे हैं ऐसे ही अभी रहना चाह रहे हैं, मतलब हम पाकिस्तान को नहीं ज्वाइन करेंगे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था। तो पाकिस्तान को नहीं ज्वाइन करेंगे, इससे इंडिया ऐसे और था इस बात को लेके कि देर सवेर हम इसको अपने में तो साइन करा ही लेंगे। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लगभग 1 साल तक चला, नेगोशिएशन चलती रहीं सरदार पटेल या और लीडर के द्वारा हैदराबाद के निज़ाम के साथ में, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाईं। निज़ाम जो था वो एक तरह से कहें हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव रूलर माना जाता था, और इसीलिए लोग जो थे उसके अगेंस्ट में थे। हैदराबाद में और पार्टियों के लोग भी थे, जैसे कि उस समय कई सारी अपोजिशन पार्टियां थीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी था। तो कांग्रेस जो हैदराबाद कांग्रेस थी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी CPI का जो कम्युनिस्ट विंग था
हैदराबाद में, वो सब निज़ाम के अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि देर सवेर ये पार्टियां हैं और ये इलेक्शन में बिलीव कर रही हैं, जबकि निज़ाम बिना किसी इलेक्शन के राजा बना हुआ है। तो पार्टियों का मत था कि हम इंडिया में इंटीग्रेट हों ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो, ताकि हम भी देर सवेर कभी सत्ता में आएँ, ये भी मतलब हो सकता था। और ऑपरेसिव रूल के अगेंस्ट में भी वो बोल रहे थे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ रहा था, तो शायद इसलिए भी वो पार्टियां इनके अगेंस्ट में आ गई निज़ाम के। तो निज़ाम ने जब ये पार्टियां निज़ाम के अगेंस्ट में बोलना शुरू की, रोड मार्च स्टार्ट हुआ और कई तरह के दंगे शुरू हुए, तो निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स, इसको राजकार कहते हैं, वो इन लोगों पर छोड़ दिया और काफ़ी बड़े स्तर पर राजकार जो थे वो मर्डर करना स्टार्ट कर दिए, महिलाओं का रेप करना, लोगों के घरों को लूटना, खास करके नॉन मुस्लिम जो थे उनके, क्योंकि हैदराबाद एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस माना जाता था, प्रिंसली स्टेट माना जाता था। इसके रिस्पांस में इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया और कुछ दिनों के बाद में ये राजकार जो थे, निज़ाम की जो फोर्स थी, वो एक तरह से कहें घुटने टेक दिए और अल्टीमेटली सितंबर 1948 को एक तरह से कहें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और जो हैदराबाद है उसको इंडिया में इंटीग्रेट किया जाता है। मणिपुर का केस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से। मणिपुर में राजा बोधचंद्र सिंह नाम के राजा थे, वो राज कर रहे थे। उनसे कुछ इंटरनल ऑटोनॉमी का विश्वास दिला करके कि आपको कुछ आंतरिक मामले में आज़ादी रहेगी, जैसे हम आपके विदेशी मामले जो हैं कि आपके विदेशी संबंध कैसे रहेंगे या कुछ करेंसी से लेकर रिलेटेड इशू जो है उनको छोड़ करके बाकी इंटरनल लेवल पे आप किस तरह की काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको ऑटोनॉमी रहेगी। और इस बेसिस पे राजा बोधचंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर आया तो वहाँ पर एक तरह से कहें इलेक्शन कराया गया, क्योंकि पहले तो राजा राज करता था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद जब पब्लिक डिमांड उठी तो वहाँ पर इलेक्शन कराया गया और इस तरह से 1948 में मणिपुर पहला स्टेट बना जहाँ पर राजा भी था और इलेक्शन करा करके हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी सेटअप कर दिए। ये कुछ इसी तरह का था जिस तरह से इंग्लैंड में चल रहा है कि वहाँ पर राजा या रानी भी हैं और वहाँ पर पार्लियामेंट भी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसमें स्टेट कांग्रेस ने इस मर्जर को सपोर्ट किया, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस पार्टी थी, एक तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस था, ज़्यादातर लीडर कांग्रेस के थे और वो चाह रहे थे इंडिया को, मणिपुर को इंडिया में इंटीग्रेट करना। इसीलिए मणिपुर कांग्रेस ने इस मर्जर को कि आप इंडिया में इंटीग्रेट हो रहे हैं इसको सपोर्ट किया, लेकिन और पार्टियों के जो लोग थे इसको अपोज किए। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराजा जो थे वहाँ के उनको मर्जर एग्रीमेंट, पहले तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए, अब इनको इंडिया में मर्ज करने के लिए मर्जर एग्रीमेंट जो था 1949 सितंबर में साइन करा लिया गया। और चूँकि और पार्टियां अपोजिशन में थी जो वो विरोध कर रही थी कि नहीं साइन कराना है, मणिपुर एक अलग देश बनेगा, तो और पार्टियों के लोग जो इलेक्टेड असेंबली में थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ हुए कि बिना हमसे पूछे ही इंडियन गवर्नमेंट ने राजा बोधचंद्र सिंह से मर्जर एग्रीमेंट साइन करा लिया। और इससे काफ़ी बड़े स्तर पर एंगर और रिसेंटमेंट गुस्सा भड़क उठा अपोजिशन पार्टियों के लोगों का, और इस तरह से मणिपुर में काफ़ी बड़े स्तर पर दंगे शुरू हो गए। और उसका जीता जागता नमूना आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी मणिपुर बहुत स्टेबल स्टेट नहीं है। पिछले आप देख सकते हैं 6-7 महीने से तो मणिपुर में दंगे हो ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी मणिपुर में उसके वो जो एक तरह से कहें जिसे हम आज भी पार्टीशन का दंश झेल रहे हैं पाकिस्तान से, उसी तरह से मणिपुर में जो उस समय दंगे हुए वो आज भी अलग अलग पार्टियों के बीच में जिस तरह की नोक झोंक रहती है वो उससे देखे जा सकते हैं। तो ये था प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने की बात, जिसमें हमने मेनली मणिपुर और हैदराबाद की चीज़ें देखी हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट छूट रहा है,
जम्मू कश्मीर, उस वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है शायद, आगे हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट है और इंटीग्रेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का, कि किस तरह से इंडिपेंडेंस के टाइम में जो एक तरह से कहें कि जैसे यूनाइटेड प्रोविंस था या मद्रास प्रोविंस था या कुछ बड़े बड़े प्रोविंस हुआ करते थे उस समय, तो इनको अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बना लिए थे अपने, कि ये एरियाज़ हो गए जहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस, वहीं पर मध्य प्रदेश हुआ या और जो जिसे महाराष्ट्र है, तो इनकी बाउंड्री को इस बेसिस पे नहीं बनाया गया था कि यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, बल्कि इस बेसिस पे बनाया गया था कि शासन चलाने में कैसे आसानी हो, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब था कि सही शासन व्यवस्था कैसे चले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट हो। तो अब नया चैलेंज था कि इंटरनल बाउंड्री जो हैं अलग अलग इंडियन स्टेट की, उनको कैसे एक तरह से कहें कैसे उनसे टैकल किया जाए। तो लिंग्विस्टिक आधार पे जो स्टेट की बाउंड्री है उसको आज़ादी के टाइम पे, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1920 के नागपुर सेशन में ही इस बात को एक्सेप्ट किया था कि आज़ादी के बाद में हम स्टेट का जो फॉर्मेशन करेंगे उसमें हम लिंग्विस्टिक बेसिस को मानेंगे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाएंगे, जिसमें कल्चरल प्लुरलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें थीं स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की, लेकिन लैंग्वेज बहुत बड़ा एस्पेक्ट था जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वादा किया था कि हम मानेंगे। कई सारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी बनाई गई, उनके अपने लिंग्विस्टिक जोन बनाए गए, जैसे कि एक स्टेट में कई हो सकता है कि उस समय के बड़े स्टेट में कई लैंग्वेज बोले जा रहे हों, तमिल भी बोला जा रहा हो, तेलुगु भी बोला जा रहा हो या मराठी भी बोली जा रही हो, तो उनके अपने अपने लिंग्विस्टिक जोन बना दिए गए। और ये एक तरह से कहें कंसीडरेशन था कि इंडिपेंडेंस के बाद में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का स्टेट बनेगा। लेकिन जब आज़ादी मिली, जब इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर और जो पार्टियों के लोग थे, जिनमें जैसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस में देख सकते हैं नेहरू हो गए, पटेल हो गए, ठीक, या और पार्टियों के लोग, स्वराज पार्टी में सी राजगोपालाचारी थे, तो ये सारे लोग इस बात को पहले अनुमान नहीं लगा पाए थे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतना सारा अनस्टेबिलिटी होगा और पार्टीशन हो जाएगा। तो शायद इसी बात को ध्यान में रख के उन्होंने ये वादा किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद में हम ये करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा इशू रहेगा नहीं, डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आज़ादी मिली तो इतने बड़े स्तर पर पॉवर्टी था इंडिया में, यूनिटी का अलग खतरा था, कई तरह के प्रिंसली स्टेट अपना अलग अलग डिमांड कर रहे थे, वायलेंस इतने बड़े स्तर पे था कि पीस जैसी मतलब शांति का चिंता सताया रहता था, अनस्टेबिलिटी थी बड़े स्तर पर। और इसीलिए इंडियन लीडर्स का जो प्राइमेसी था, उनका प्रेफरेंस था, वो ये था कि हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे सुधारें लोगों के। अभी इन सारी चीज़ों को जो कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बांटने का काम है, इसको ध्यान देने के बजाय हम ये देखें कि उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको रोटी उपलब्ध हो, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों। और इसीलिए उन्होंने लिंग्विस्टिक डिवीज़न को रिजेक्ट करके और चीज़ों को प्रीफर किया। शुरू में जो बड़े लीडर थे आज़ादी के टाइम में, चाहे नेहरू हों, पटेल हों, सी राजगोपालाचारी हों, इवन गांधी जी हों, सब लोग रेडी थे इस बात को लेके। लेकिन आज़ादी के टाइम पे जो सिचुएशन बनी, जिस तरह की परिस्थितियां थीं, उनको लेकर के बड़े लीडर में नेहरू, पटेल, सी राजगोपालाचारी और लोग तो एग्री कर ही गए कि हम नहीं इस बेसिस पे आगे बढ़ने वाले हैं। और बाद में उन्होंने गांधी जी को भी एग्री करा लिया कि हमारी प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए, अभी हमको इन छोटी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए कि हम लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट का डिवीज़न करने में फंसे रहें। लेकिन बहुत ही बड़े स्तर पर अलग अलग स्टेट, जैसे पंजाब हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक डिवीज़न को लेकर के डिमांड उठती रही और बहुत ही बड़े स्तर पर रिवोल्ट और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। कांग्रेस की जो एक तरह से कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी उस समय,
वो बार बार रिजेक्ट करती रही। शुरू में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सरकार थी 1951 तक, और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, तो वो बार बार रिजेक्ट करती रही कि नहीं नहीं, लिंग्विस्टिक आधार पे हम नहीं आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा स्टेट बाउंड्री अभी है उसको उसी पे कंटिन्यू करके हम ज़्यादातर फोकस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में लगाएंगे, क्योंकि ये मेन प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। लोगों के पास खाने के भोजन नहीं हैं, उनको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे स्टेट में सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग रह रहे हैं या हिंदी स्पीकिंग रह रहे हैं। तो उनका भी अपना तर्क सही था, लेकिन जब बहुत दंगा फसाद बढ़ने लगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 बड़े लीडर के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 3 लोग थे। जेवीपी कमेटी इसका नाम रखा गया। ये इस बात को इंक्वायर करने के लिए बनाई गई कि क्या जो प्रोटेस्टर्स हैं इनकी डिमांड को माना जाए या ना माना जाए, क्या लिंग्विस्टिक डिवीज़न ऑफ स्टेट सही फैसला होगा या नहीं। और इस पर उन्होंने जो कंसीडर किया लैंग्वेज को, मतलब जब वो रिपोर्ट सबमिट किए तो उन्होंने ये समझा कि जो लैंग्वेज है एक डिवाइडिंग फोर्स है। हमको लैंग्वेज जैसी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये डिसरप्टिव टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है। अगर लैंग्वेज के आधार पर बांटने लगे तो इंडिया में इतने लैंग्वेज हैं कि छोटे छोटे कई स्टेट बन जाएंगे। अभी हम तो इंडिया को यूनाइट करने में लगे हुए हैं, और अभी हम अगर छोटे पार्टों में डिवाइड करने लगे तो पता नहीं, हो सकता है इंडिया फिर से डिवाइड हो जाए, फिर से पार्टीशन झेलना पड़े इंडिया को। तो जो सेपरेटिज़म का खतरा था वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, और शायद इसीलिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो उस समय की गवर्नमेंट में थे वो उनके अंदर हेजिटेशन था कि हम लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानेंगे। इसके बावजूद भी तेलुगु स्पीकिंग 2 बड़े एक तरह से कहें लिंग्विस्टिक डिमांड उठाने वाले लोगों में से 2 बहुत बड़े लोग थे। एक था तेलुगु स्पीकिंग लोगों का समूह जो तेलुगु जो बोल रहे हैं, उनकी डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश बनाया जाए जो लोग तेलुगु बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय की मद्रास में ऐसे लोग भी थे जो तमिल बोल रहे हैं, ऐसे लोग भी थे जो मराठी बोल रहे हैं। तो उनका डिमांड था कि सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक प्रदेश बनाया जाए, उसका नाम आंध्र प्रदेश रखा जाए। तो जो एक तरह से प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी है, जो उस समय की पहले जो विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, उसको मिला करके वो एक स्टेट बनाने की डिमांड कर रहे थे कि तमिल लैंग्वेज हो, और हमारी प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी के बेसिस पे जो पहले का हमारा ग्लोरीफाइड विजयनगर एम्पायर था उसका एक स्टेट बने, इसको आंध्र प्रदेश नाम रखा जाए। और इसी बेसिस पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय हिंदी के बाद में जो अगर कोई भाषा सबसे ज़्यादा बोली जा रही थी तो वो तमिल थी। तो उनकी डिमांड भी अपने जगह थी, लेकिन तर्क जो था उस समय के लीडर का, उनका भी अपना तर्क सही था। कांग्रेस ने डिमांड को रिजेक्ट किया। तेलुगु स्पीकिंग पीपल में जो उस समय के सीएम थे, उन्होंने बढ़ते हुए रिवोल्ट को देख करके अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि सरकार बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रही थी, और वो तेलुगु स्पीकिंग लैंग्वेज के आधार पे जो स्टेट की डिमांड थी उसके सपोर्ट में थे, और इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 1951 में एक लीडर थे, सीताराम नाम था उनका, जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, और अगले कुछ ही दिनों में पहला जनरल इलेक्शन आने वाला था, क्योंकि 1951 में ही पहला जनरल इलेक्शन हुआ। तो वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए कि जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी हम हटेंगे नहीं। विनोबा भावे जो कि एक बहुत मतलब एक तरह से गांधी के सपोर्टर हुआ करते थे, उन्होंने इसमें मीडिएट किया और वो उनके इस स्ट्राइक को तोड़वाए, और बाद में इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद में फिर से सीएम बन करके, मतलब सीएम सी राजगोपालाचारी बन के आए। तो कुल मिला जुला करके इलेक्शन कैंपेन 1951 में जब इलेक्शन हो रहा था, तो मद्रास प्रोविंस में जहाँ जहाँ नेहरू या जो लोग सपोर्टर थे कि हम नहीं बनाने वाले हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जहाँ जहाँ कैंपेन करने गए, नेहरू के द्वारा जो भी कैंपेन किया गया कांग्रेस के लिए, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर अपने खिलाफ प्रोटेस्ट देखा।
तो उस समय की सरकार में अगर दो बड़े विरोधी कोई थे इन तेलुगु स्पीकिंग लोगों का, तेलुगु स्पीकिंग लोग जिनको अपना विरोधी मानते थे, टू पेट हेट्स, उसमें नेहरू थे और मद्रास यानी उस प्रोविंस के जो सीएम थे सी राजगोपालाचारी वो थे। तो आगे अभी हम देखेंगे, हाँ ये एक तरह से कहें सीताराम का प्रोटेस्ट जो था उसको ब्रोक किया गया, इलेक्शन हुआ, सी राजगोपालाचारी सीएम बन के आए। इसके बाद में फिर से एक दूसरे गांधीयन थे, एक गांधी के सपोर्टर थे, पोटी श्रीरामुलु नाम था उनका, वो फिर से हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। उनकी बायोग्राफी ये है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, फिर बाद में रेलवे ज्वाइन किया, 1928 तक उन्होंने रेलवे में जॉब की। बाद में 1928 में उनकी वाइफ का डेथ हो जाता है, तो वो जॉब को क्विट करके फिर बाद में 1930 क्विट कर देते हैं और बाद में 1930 में वो गांधी की सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ दिन तक साबरमती में भी काम करते हैं और 1940 में जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने स्टार्ट किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो कुछ दिनों तक जेल भी रहे। ये 1952 में एक तरह से कहें हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं, जब तक हमारी डिमांड मानी नहीं जाएगी तब तक हम हंगर मतलब खाना नहीं खाएंगे, ये बात है। तो 1952 19 अक्टूबर को ये स्टार्ट करते हैं। 3 दिसंबर को नेहरू सी राजगोपालाचारी को ये लेटर लिखते हैं कि इस चीज़ को इग्नोर किया जाए। 12 दिसंबर को नेहरू फिर से लेटर लिखते हैं कि अब वक्त आ गया है, 8-9 दिन बाद फिर से लिखते हैं कि अब वक्त आ गया है उनकी डिमांड को मानने का। 14 दिसंबर को सी राजगोपालाचारी जो उस वहाँ के सीएम थे, उन्होंने फिर से नेहरू को लेटर लिखा वो कुछ रिस्पांस में, और 15 ही दिसंबर को इनका डेथ हो गया। तो ये सब अपनी बात कर रहे थे कि हम मानने वाले हैं, मान लेते हैं। उस समय टेलीग्राम तो मतलब उतना चलता नहीं था, तो इसीलिए लेटर से बात कर रहे थे। तो 15 दिसंबर को इनका डेथ हो जाता है और भारी स्तर मतलब बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट तेलंगाना मतलब उस क्षेत्र में जो आज का तेलंगाना आंध्र प्रदेश है वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो नेहरू अनाउंस करते हैं कि अब तेलुगु स्पीकिंग के लिए एक अलग स्टेट बनेगा और 1 अक्टूबर 1953 को अगले साल आंध्र प्रदेश के नाम से एक स्टेट बना दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि पंजाब में किस तरह पंजाबी स्पीकिंग पीपल के द्वारा जब उन्होंने अपने पंजाबी भाषा के आधार पे स्टेट की डिमांड की, तो वहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम आई और क्या क्या सिचुएशन थे। पंजाब में एक बहुत बड़ी पार्टी, एक तरह से कहें पंजाब में कांग्रेस पार्टी का अपना विंग तो था ही, साथ में एक और पार्टी थी जो 1920 से ही कांग्रेस 1920 से ही पंजाब प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। उस पार्टी का पॉलिटिकल अपना अथॉरिटी तो था ही, साथ में वो एक तरह से रिलीजियस अथॉरिटी भी था। जैसे आज हम देखें आरएसएस है, तो आरएसएस बीजेपी के एक तरह से इनडायरेक्ट विंग के रूप में काम कर रही है। आरएसएस एक रिलीजियस बॉडी के रूप में हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। वहीं पर पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में अगर वो खुद को इलेक्शन भी लड़ना शुरू कर दे, मतलब उसका अपना कोई इनडायरेक्ट विंग, जैसे बीजेपी है, तो पॉलिटिकल पावर बीजेपी में इस्टेब्लिश मतलब बीजेपी में निहित है। वहीं पर रिलीजियस पावर या रिलीजियस अथॉरिटी आरएसएस में खुद में है। तो कुछ इसी तरह का रोल था अकाली दल का पंजाब में। वो रिलीजियस अथॉरिटी भी थी और वो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी थी। वहाँ 1930-31 में एक बहुत बड़े लीडर थे उस समय की अकाली दल में, मास्टर तारा सिंह। वो 1931 में वहाँ की जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है यानी रिलीजियस बॉडी है, उसके हेड बना दिए जाते हैं। जो अकाली दल है उसका अब नाम शिरोमणि अकाली दल शायद हो गया है। और वो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक 1931 में जब ज्वाइन किया, उनको हेड बनाया गया, तो काफ़ी लंबे समय तक वो सर्व किए। उनका मानना था कि 1947 के पहले सिख रिलीजन के सामने अगर कोई सबसे बड़ा खतरा था तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और मुसलमान थे। लेकिन आज़ादी के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और हिंदू हैं, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन को मान रहे थे, इसीलिए उनको ऐसा लगता था।
उसके अपने वजह होंगी, बट उनका जो शिफ्ट था, पहले मुसलमान बाद में हिंदू, उनके लिए खतरे बन गए। क्योंकि पहले पूरे देश में अगर मेजॉरिटी हम हिंदू के बाद में बात करें तो उस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हुआ करते थे, तो उनको खतरा मुस्लिमों से नज़र आ रहा था। आज़ादी के बाद में जब वो इंडिया में आ गए तो अब हिंदुओं से खतरा नज़र आ रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उनको 1948 में अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब 48 से 52 के बीच में कई बार अरेस्ट किया जाता है और वो जेल में रहते हैं। एक बात ये कि इनका ये प्रोटेस्ट जो पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग स्टेट की डिमांड थी कि पंजाब एक स्टेट बनाया जाए पंजाबी स्पीकिंग के लिए, इसमें लोअर कास्ट लोगों का सपोर्ट नहीं मिल सका, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन जाट कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा था। और जाट लगभग उसी तरह से हैं जिस तरह से अगर हम हिंदी बेल्ट में बात करें तो जो अपर कास्ट हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो एक तरह से उनसे डर करके उनकी जाट कम्युनिटी का जो डोमिनेंस उस समय था, अब शायद ना हो, उसकी वजह से लोअर कास्ट के लोग अकाली दल को सपोर्ट नहीं किए। और इसीलिए पहले जनरल इलेक्शन में अकाली दल को 126 में से लगभग 14 सीटें ही मात्र मिल पाईं, बाकी कांग्रेस ज़्यादातर सीटों पर आया। काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में 1966 में उनकी डिमांड को माना जाता है और पंजाब लास्ट स्टेट बनता है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में। मतलब कि लैंग्वेज के आधार पर जितने भी स्टेट बने उसमें सबसे लास्ट स्टेट जो बना वो पंजाब बना और सबसे पहला वो आंध्र प्रदेश बना। अब हम देखते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SRC है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट, तो जब आंध्र प्रदेश की डिमांड को मान लिया गया तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया और उन्होंने बहुत ही भारी संख्या में लगभग 9000 लोगों का इंटरव्यू किया। कई लोग रिटर्न सबमिशन दिए, उनके सजेशंस को देखा गया और उसके आधार पे उन्होंने कुछ रिपोर्ट एक तरह से सबमिट किया। उन्होंने बताया कि क्या बेसिस होना चाहिए स्टेट फॉर्मेशन का। तो उन्होंने कहा सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बना देना उचित निर्णय नहीं है, हमको लैंग्वेज भी देखना पड़ेगा, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैसे मतलब रहे, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है, रीजनल कल्चर। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इम्बैलेंस है डेवलपमेंट में, कोई क्षेत्र ज़्यादा डेवलप्ड है और कोई कम, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बात करें आंध्र प्रदेश की ही, तो डेवलपमेंट के आधार पे फिर से बाइफर्केशन हुआ है और तेलंगाना जो कम डेवलप्ड था, हालांकि डेवलपमेंट के ही आधार पे सिर्फ नहीं हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट एक बड़ा इशू था तेलंगाना के फार्मेशन को लेकर के। तो ये कई चीज़ें आप सजेस्ट किए कि ये सारी चीज़ें मानी जानी चाहिए। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया पार्लियामेंट में और उसके बाद में इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो वो कौन सी मतलब एक तरह से कहें कि इसके बाद में और कौन से स्टेट थे जो फॉर्म किए गए। लैंग्वेज के आधार पे 1960 में जो बॉम्बे प्रोविंस था उसको गुजरात और महाराष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया गया। 1963 में नागालैंड बनाया गया। 1966 में जैसा कि हम बताए कि पंजाब और हरियाणा बना दिए गए। 1972 में असम को काट करके अलग करके मेघालय और बाद में मणिपुर और त्रिपुरा बनाया गया। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए गए। तो ये सारे स्टेट एक करके बना दिए गए। उसमें कई तरह के रीजनल इम्बैलेंस को ध्यान में रखा गया, रीजनल कल्चर को और सारी चीज़ों को। और अभी रिसेंट में जो सबसे रिसेंट में बना है वो तेलंगाना है। तो तेलंगाना के फार्मेशन की बात करें तो इसमें रीजनल डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो आंध्रा का आज का रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि प्रॉपर्टीड क्लास हैं, तो इधर एक तरह से कहें रिसोर्सेस कम अवेलेबल हैं और उधर ज़्यादा। जो आज का आंध्रा बनाया गया वो वहाँ पर सी कोस्ट भी अवेलेबल है, उनको मिल गया है। तो रिसोर्सेज का इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। और जो उनका तमिल कल्चर है, तमिल जो रिलीजन
लैंग्वेज है आइडेंटिटी के रूप में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आंध्रा का जो तमिल लैंग्वेज है वो तेलंगाना के तमिल लैंग्वेज से डिफरेंट है। तो जैसे आप हिंदी में देखते हैं, अगर आप हिंदी वर्ड से होंगे तो, कि वेस्टर्न यूपी का हिंदी ईस्टर्न यूपी से अलग है, उसी तरह से यहाँ तो जो आज के तेलंगाना वाले रीजन के लोग हैं, इनकी जो तेलुगु लैंग्वेज है उसको बहुत इन्फीरियर शो किया जाता था मूवीज़ में या और जगहों पर, और इसकी वजह से इनको अपना एक तरह से कहें इसके विद्रोह में कि हमको एक अलग स्टेट चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो की पीपीटी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो की पीपीटी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।